भारत का संविधान इस बात की ओर संकेत देता है कि भारत में आर्थिक आधार पर सभी इंसान लगभग एक जैसे होने चाहिए। अब ये आर्थिक आधार पर अर्थात क्या? आर्थिक, यदि वो भारत का किसी उच्च वर्ण का इंसान है, सवर्ण है, यानी ब्राह्मण है, बनिया है या वैश्य है, और भारत का जो अवर्ण है, जिसके पास वो सवर्ण और ये अवर्ण, अर्थात भारत का आदिवासी, भारत का अनुसूचित जाति और भारत का अन्य पिछड़ा वर्ग का इंसान, तो ये सबके सब प्लस जो अपने आप को धार्मिक आधार पर मानता है, तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये सब लोग। अब भारत में बौद्धिस्ट अगर कहा जाए तो ये सबसे कम संख्या में है, मतलब नहीं के बराबर है, इसलिए इनका जिक्र भी नहीं होता है। तो भारत का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो या एंड सो ऑन। अब भारत का संविधान कहता है कि यदि धर्मों को थोड़ी देर के लिए बाजू में रख दिया जाए या माचिस की तिल्ली लगा दिया जाए और सब धर्मों को जला दिया जाए, तो इसके बाद भारत में क्या बचेगा? लगभग लोग इंसान बचेंगे, और इंसान बचेंगे तो चाहे वो ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो अछूत हो, चाहे वो दलित हो या फिर अनुसूचित जाति वर्ग का इंसान हो, सबके सब और सारे इंसानों के लिए भारत की जो आर्थिक नीति है वो बराबर होना चाहिए, ये भारत का संविधान कहता है, और ये डॉक्टर अंबेडकर की सोच थी। आर्थिक आधार पर, अर्थात अगर किसी डॉक्टर का लड़का पढ़ाई कर रहा है तो वो भी उसी स्कूल में होना चाहिए, और मुकेश अंबानी का भी लड़का उसी स्कूल में होना चाहिए, और गौतम अडानी का। लेकिन होता क्या है भारत में कि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के पास पैसा, इसलिए वो विदेश भेज देता है, और भारत का कोई किसान हो या मजदूर हो, उसका बेटा सरकारी फटे टूटे स्कूल में एक टाट पट्टी होती है, उस पर बैठ करके चुपचाप पढ़ने जाता है। उसको ए फॉर एप्पल नहीं मालूम होता है, उसको क्या मालूम होता है? अ आ ई ए, वो ये पढ़ता है, और उसका बेटा सीधा सीधा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बाल। वो अमेरिका में जाके पढ़ता है, वो इंडिया में जाकर के पढ़ता है, वो भी सड़े पड़े स्कूल में, क्योंकि हमारे देश के स्कूलों की हालत तो मतलब स्कूल नहीं के बराबर है। अब यहां बात हो रही है अर्थ की और अर्थव्यवस्था की और आर्थिक नीति की, तो सभी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, सभी की स्थिति एक जैसी होनी चाहिए। अगर गांव का 5 एकड़ का किसान है और एक 10 एकड़ का किसान है, और एक अगर 1 एकड़ का है और जिसके पास जमीन नहीं है, वो सब के सब लोग अपने अपने अनुसार अगर कुछ भी करे तो उसमें कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है, एक किसान के पास थोड़ा सा पैसा होता है, वो 2-4 गाय और बैल भैंस रख लेता है, और बाकी के लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि उसके पास, और एक वो लोग भी है जो मजदूर है, जो पूरी तरह से उन किसानों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता। तो इतनी बड़ी खाई या खाचा क्यों?
अब यदि इस बात को हम ऊपर अपने पूरे देश में लेते हैं तो भारत में एक वर्ड आता है पूंजीवाद। अब ये पूंजीवाद कहां से शुरू हुआ, हम अभिप्रायतः देखते हैं 1990 के दशक में। वो सरकार को चाहिए था कि उस वक्त सरकारी तंत्र को फलने फूलने देना चाहिए था। अगर फैक्ट्री लगाना है, कारखाने लगाना है, कलपुर्जे के कारखाने लगाना है तो फिर वो सरकारी होने चाहिए थे, लेकिन बनाए कौन से, प्राइवेट। जितना पैसा गौतम अडानी और अंबानी को दिया जाता है वो पैसा से अगर सरकार अपने निजी उपक्रम लगाती, सरकार के अधीन चलने वाले, तो शायद भारत एक अलग दिशा में होता। लेकिन उस वक्त पूंजीवाद को बढ़ावा दिया गया। इसमें गौतम अडानी, अंबानी और न जाने क्या क्या इस देश में नाम आई, इत्तल मित्तल चित्तल। तो इन लोगों को पूरी तरह से फायदा हुआ, और पूरी तरह से फायदा हुआ तो एक प्रकार से पूंजीवाद के रूप में साम्राज्यवाद उनके तरफ फैल गया। अब साम्राज्यवाद की अगर बात करते हैं तो तलवार निकालने वाला सिस्टम, यानी राजा महाराजाओं का। अब आज के डेट में वो पूंजीवाद या पूंजीवाद उनके तरफ चला गया। किसके पास, गौतम अडानी, अंबानी और जो बाकी के लोग हैं मित्तल वित्तल, ऐसे लोगों के पास। तो संपत्ति तो पूरी तरह से डिवाइड हो गई। अब गरीब को क्या मिला, मंदिर का घंटा, जाओ जिसको जाना है बजाओ और भूखे मरो। तो ये क्या है, आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई। अब आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई तो इनके पास रोजगार के अवसर कम हो गए, क्योंकि खेती किसानी तो भारत की उस लायक रही नहीं। किसान तो आत्महत्या कर रहा है, तो फिर बचा क्या। और भारत का संविधान कहता है कि भारत का चाहे मजदूर हो, चाहे वो एक टीचर हो, शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, किसान हो, व्यापारी हो, वो सभी एक लाइन से खड़े होकर के सभी एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, सभी एक दूसरे के ऊपर में डिपेंड होना चाहिए। अगर मजदूर काम करता है किसान के खेत में तो किसान के पास में जो अर्थव्यवस्था आती है, उसके जेब में जो पैसा आता है वो वहां पर जाना चाहिए, और अगर वो वहां पर जाएगा तो एक मार्केट का निर्माण होगा। लेकिन जब ये पूरा का पूरा सिस्टम गौतम अडानी के हाथ में जाएगा, सरकार को सरकारी लोन लेकर के सरकार के लिए ही यूज करना था, उन्होंने किसको दिया, अडानी को। अब अडानी की इतनी बड़ी औकात तो नहीं है कि वो पूरे के पूरे टेंडर अपने जेब से पैसे लगाए। वो लोन किधर से लेता है, सरकार से। डुबाता किसको है, सरकार को। कितना सारा पैसा लेकर के डुबाता है, इस बात का होश है इस देश की सरकारों को नहीं है। इस बात का सरकार को होश इसलिए नहीं है क्योंकि इस देश की जनता ही वैसी है। जनता कभी चाहती ही नहीं कि सरकारी तंत्र काम करे, वो उठा करके वोट दे देती है। किसको, बैल बुद्धि के लोगों को। और बैल बुद्धि के लोग सिर्फ धर्म, मंदिर, मस्जिद की बात करते हैं, और इसलिए अगर मंदिर मस्जिद की बात आती है तो फिर वहां पर इस देश में अगर कुत्ते को भी वोट दे दे करके प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो वो कुत्ता भी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, जो सिर्फ भो भो करेगा और क्या कहेगा, मैं 18 घंटे काम करता हूं, मैं 24 घंटे काम करता हूं। क्या काम करता है घंटा वो भी मालूम नहीं है। अब सिर्फ भारत के मीडिया को खरीद लिया, न्यूज़पेपर को खरीद लिया, वो कुत्ते जैसे भौंकते रहते हैं, बोले हाँ हिंदू बन गया, हिंदू बन गया। तो फिर कैसे इस देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी। जो बेरोजगार है वो और बेरोजगार बनेगा, जिसके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है उसको और भीख मांग करके आत्महत्या ही करना पड़ेगा, उसके पास दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। और यही भारत के हिंदू खुद को कहने वाले और कहलाने वाले लोग चाहते हैं कि इस देश के चाहे मजदूर वर्ग के लोग हो, चाहे गरीब लोग हो, वो सिर्फ आत्महत्या कर करके मरे, जैसे किसानों की हालत है और भारत के बेरोजगारों की हालत है। और भारत की आर्थिक नीति कहती है कि जहां तक संभव हो, और ये भारत का संविधान कहता है कि जहां तक संभव हो हर वर्ग का इंसान, हर मजहब का इंसान अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके। और यदि वो नहीं सुधार पाता है तो भारत के सरकारों का
ये नियम है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व काम करते हैं कि किस प्रकार से किस वर्ग के, किस धर्म के लोगों को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। एक दिन में तो कुछ होगा नहीं, तो किस तरह से 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में उनकी आर्थिक व्यवस्था सुधारी जाए जिससे वो भारत की मुख्य धारा में आए। लेकिन होश तो किसी को है नहीं। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि जो भारत के लोग हैं, जो भारत की जनता है, उसके जैसे गधे, बिल्ली, बैल, कुत्ते, और मैं बार बार इस शब्द को दोहराता हूं कि कुत्तों को या गधों को कितना भी नोचो, खरोचो, मारो, पीटो, जितना मारोगे उतना तेज चलेगा, लेकिन वो ये नहीं समझेगा कि ये मेरे को प्रताड़ित कर रहा है। मैं यही रुक करके पहले सवाल करूंगा कि बेटा बता मेरी गलती क्या है, चल तो रहा हूं मैं। कौन होता है तू मुझे पूछने वाला कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं? मुझे भी पेट लगा है, सबसे पहले मेरे पेट के बारे में बात कर, उसके बाद मैं तेरा काम करूंगा। जब इस देश के लोगों को ये होश ही नहीं होगा तो किस प्रकार से भारत का संविधान काम करेगा? क्योंकि संविधान में बैठने वाले लोग, कोर्ट कचहरी में शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जितने भी तमाम भारत के चुनाव आयोग जो काम करते हैं, वो तो चाहते ही है कि लाखों बेरोजगार अगर मर भी जाए तो इस देश का घंटा क्या होने वाला है। लाखों इस देश के मजदूर अगर मर भी जाए तो इस देश की जनसंख्या तो कम होने वाली नहीं है, वैसे भी बहुत है, क्या फर्क पड़ता है। और जानवरों के मरने पर कभी भी इंसान शोक नहीं मनाता, और इसलिए भारत की आर्थिक नीतियां ऐसी है।